हेलो एवरीवन। सो होप यू आर कम्प्लीटली हेल्दी एंड फाइन। तो बड़ा ही डिमांडिंग सा सेशन था। पब्लिक फाइनेंस का क्विक सा रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। 2 क्लासेस में हम इसे क्विक सा रिवीजन ख़त्म करेंगे एंड देन वील डू एमसीक्यूज़। जो 150 प्लस एमसीक्यूज़ हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, वहाँ पर भी हम उन क्वेश्चंस को, उन एमसीक्यू से रिलेटेड मैटर को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वो उसका मतलब क्या है। तो पब्लिक फाइनेंस इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पब्लिक एंड फाइनेंस, ठीक है। पब्लिक का यहाँ पर मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। तो पब्लिक जस्ट मीन्स गवर्नमेंट एंड फाइनेंस का मतलब हमें पता है, फाइनेंस का मतलब होता है मनी, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ मनी, ठीक है। कि गवर्नमेंट जो है वो मैनेज कैसे कर रही है फाइनेंस को, दैट इज़ द स्टडी इन दैट इज़ स्टडीड इन पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। सो public finance is the study of the role of government in the economy. It is the branch of economics that assesses the government revenue and government expenditure of the public authorities and the adjustment of one of the other, achieve desirable efforts and avoid undesirable ones. मतलब सबसे पहली बात कि ये गवर्नमेंट के रोल को स्टडी करती है। दूसरी बात, ये एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का। तीसरी बात, गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इसमें पढ़े जाते हैं। और इसको मतलब इस मैनेजमेंट को, इस इकोनॉमिक्स में हम ये ट्राई करते हैं कि हम जो डिज़ायरेबल एफ़र्ट्स हैं वो तो अचीव कर पाएँ और जो अनडिज़ायरेबल एफ़र्ट्स हैं उन्हें अवॉइड कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ से एज़ यू नो कि एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे लाइंस भी हमारे लिए मैटर करती हैं। तो पब्लिक इट इज़ अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट के रोल को स्टडी करता है। यहाँ पर पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट एंड फाइनेंस का मतलब है मैनेजिंग द मनी, कि पब्लिक जो गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है वो कैसे एडजस्ट, कैसे मैनेज कर रही है गवर्नमेंट, दैट इज़ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। डाल्टन, ये इनका नाम आपको कई बार मिलेगा, एमसीक्यूज़ में भी मिलेगा और आगे कुछ थ्योरीज भी दी हैं इन्होंने। According to Dalton, public finance is concerned with the income and expenditure of public authorities, मतलब government, and with the adjustment of one to the other. जो इनकम और एक्सपेंडिचर हैं उनको आपस में एडजस्ट किया जा रहा है और इनकी स्टडी की जा रही है, दैट इज़ पब्लिक फाइनेंस। डन, आई होप ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर 3 चीज़ें मेन हैं जो पब्लिक फाइनेंस में, पब्लिक फाइनेंस की पढ़ने का या पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करने की 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास। गवर्नमेंट इन 3 चीज़ों के लिए एफर्ट्स करती है। फर्स्ट इज़ एफिशिएंट एलोकेशन, किस चीज़ का, रिसोर्सेज का। जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं उन्हें इतना अच्छी तरह से लगाए कि जो उसका एलोकेशन हो रहा है, उनको जो अलॉट किया जा रहा है, रिसोर्सेज जहाँ पर लगाए जा रहे हैं, उससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यहाँ पे मतलब है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इन इक्वालिटीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, उसको एडजस्ट करने, उस डिसइक्वालिटीज़ को कम करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। एंड थर्ड इज़ स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, कहीं बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही है, कहीं बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिर रही है, एक स्टेबल फॉर्म में ग्रोथ चाहिए हमें। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। ये डेफिनेशंस है, स्क्रीनशॉट ले लो जस्ट टू रीड इट, ठीक है। इम्पॉर्टेंस, क्यों पढ़ना है, क्यों करना है हमें पब्लिक फाइनेंस। हमें जो पब्लिक का पैसा है, जो गवर्नमेंट का पैसा है, उसे मैनेज करना ही क्यों है। सबसे पहले हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, प्राइस स्टेबल रखना है। प्राइस स्टेबल नहीं रखेंगे तो बहुत फ्लक्चुएशन आएगा इंटरनेशनल मार्केट में हमारी इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब एक सही वे में ग्रोथ चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी बात करी कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइक्वल है, उसको इक्वल करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बैलेंस्ड पे डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो। एलोकेशन रिसोर्सेज अभी हमने बात की। एंड प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट को जितना हम चाहें उतना प्रमोट करें, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीन शॉट्स, और सबसे बेटर ऑप्शन है कि कॉपी पेन लेकर बैठो, जस्ट पॉइंट को नोट आउट कर लो, लास्ट मोमेंट पर उसे ही एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। ओके,
दीज आर सम डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। लेकिन यहाँ पर आपने पढ़ना क्या है, आपने पढ़ना है पब्लिकेशंस। जो डाल्टन है उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस बुक दी थी। जो टेलर हैं उन्होंने द इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस ये बुक दी है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये टेलर आपका मैनेजमेंट के टेलर से अलग है। मैनेजमेंट में जो थे वो FW टेलर थे। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू नो द क्लासेस ऑफ रिवीजन फॉर मैनेजमेंट एज वेल। तो वो FW टेलर थे, ये PE टेलर हैं। तो इनकी बुक्स का नाम बेसिकली आपने याद रखना है, क्योंकि डेफिनेशंस जितनी पढ़ोगे उतनी कम है। डेफिनेशंस नहीं रट सकते कि सबकी डेफिनेशन आपको पता हो, ठीक है। फिर भी एक बार इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। ओके, पब्लिक फाइनेंस का स्कोप, सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, एक और बात, एक शब्द है स्कोप, एक है सब्जेक्ट मैटर, और एक है आपका हिंदी में बोलें तो क्षेत्र, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली अगर जर्नल फॉर्म में बात करें तो इसका मतलब होता है कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो हमें पढ़ना है पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट्स, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड ग्रोथ एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू, पब्लिक जो इनकम हो रही है वो गवर्नमेंट को, एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो रहा है, डेट जो लोन गवर्नमेंट ले रही है या गवर्नमेंट किसी को दे रही है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब फाइनेंस को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जा रहा है, एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन आर्थिक रूप से जो स्थिरता हमें चाहिए हमारी कंट्री में, इकोनॉमी में, वो कैसे आएगी। डन। ओके, हमारे पास एक और टर्म आता है फेडरल फाइनेंस। फेडरलिज्म सुना है कभी आप लोगों ने? फेडरलिज्म 10th क्लास की सिविक्स में था फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म क्या होता है, जो पावर्स हैं, अथॉरिटी की पावर्स हैं गवर्नमेंट की, उसको डिवाइड कर देना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर हैं, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर हैं, उसके नीचे जिले में जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जो मिनिस्ट्री होती है उसके पास पावर्स हैं, उसके पास गांव में भी पंचायत के पास पावर्स हैं। तो जहाँ पावर्स को बांट दिया जाता है दैट इज़ फेडरलिज्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फेडरल फाइनेंस क्या है? फेडरल फाइनेंस का मतलब है जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फंक्शन एंड फंड्स अमंग द पब्लिक अथॉरिटीज़ इन अ फेडरल सेटअप। जो फेडरल सेटअप है, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ब्लॉक एक्सेट्रा, तो उसमें फंड्स को एंड फंक्शंस को डिवाइड कर देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जिसकी जैसी ज़रूरत है वैसा वो फाइनेंस को यूज़ करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे ज़रूरत है वो वैसे यूज़ करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को जैसे ज़रूरत है वैसे वो यूज़ करेगा, लोकल गवर्नमेंट को जैसे ज़रूरत है वो वैसे यूज़ करेगा। तो फेडरल फाइनेंस इज़ जस्ट अ टर्म विच इज़ यूज्ड जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं फंक्शंस एंड फंड्स का अमंग द पब्लिक अथॉरिटीज़ इन फेडरल सेटअप, दिस इज सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। डन। चलो, डाउट्स एंड सजेशंस कमेंट बॉक्स, या फिर आप पर्सनली भी पिंग कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। तो पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलैरिटी बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सिमिलैरिटी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस। तो प्राइवेट फाइनेंस जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर किया जाता है, हम आप, ठीक है, कोई फैमिली, कोई कॉलोनी एक्सेट्रा, ठीक है। तो वहाँ पर जब हम इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं, देखो इन प्राइवेट फाइनेंस इंडिविजुअल्स एडजस्ट देयर स्पेंडिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू देयर इनकम लेवल, और यहाँ पर गवर्नमेंट करती है पब्लिक फाइनेंस का मैनेजमेंट, या ये ट्राई करती है जो प्राइवेट सेक्टर है वो ट्राई करेगा मैक्सिमाइज़ करना अपना प्रॉफिट को, और गवर्नमेंट ट्राई करेगी मैक्सिमाइज़ करना वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये स्पेंड लेस देन हिज इनकम टू मेंटेन सरप्लस बजट। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्राइवेट एंड पब्लिक में, कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सरप्लस करने की कोशिश करता है, मतलब मेंटेन करता है कि हमारा खर्चा कम हो इनकम से। लेकिन पब्लिक जो है वो डेफिशिट बजट बनाती है। डेफिशिट बजट बनने का मतलब है कि खर्चे ज़्यादा हैं इनकम से। इसका लॉजिक पहले क्या हुआ करता था कि भाई अगर हम डेफिशिट बजट बनाएंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो मोटिवेट होंगे ज़्यादा काम करने के लिए, कि भाई हमारा देश जो है वो घाटे में जा रहा है। लेकिन अब ये काम नहीं करता, सबको पता चल गया है, ठीक है। बट स्टिल डेफिशिट बजट बनाती है गवर्नमेंट, ताकि
लोन लेने में आसानी हो, ज़्यादा करेंसी वो छपवा सके आरबीआई से, एक्सेट्रा बहुत से रीज़न होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो सरप्लस बजट बनाएगा और पब्लिक सेक्टर जो है वो डेफिसिट बजट बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये सीक्रेटली बनाता है, ये सीक्रेटली नहीं बना सकते, इनको शो करना पड़ता है जो भी ये लोग फाइनेंस का मैनेज कर रहे हैं। डन। सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। दोनों ही ह्यूमन वांट्स के लिए काम करते हैं, ज़रूरतों के हिसाब से काम करते हैं। ये डिपेंड करता है कि बोरोइंग कितनी होंगी। जब अगर खर्चे ज़्यादा होंगे तो भैया हम लोन लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और इनकम ज़्यादा होगी तो हम सेविंग्स करेंगे। दोनों में ये चीज़ होती है। इन दोनों में ही इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं। और फॉर बोथ काइंड ऑफ फाइनेंस द गाइडिंग प्रिंसिपल इज़ रेशनलिटी। रेशनलिटी का मतलब होता है विवेक। ये विवेक कोई आपका फ्रेंड नहीं है, इस विवेक का मतलब है बुद्धि, समझदारी। ठीक है, तो गाइडिंग प्रिंसिपल सब यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ होती है दैट इज़ रेशनलिटी, लॉजिकलिटी, विवेक, तर्क संगत तरीके से हम लोग जो पब्लिक फाइनेंस है या प्राइवेट फाइनेंस, दोनों ही रेशनल तरीके से सोचकर फिर काम करते हैं। बोथ आर कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। +1 +2 में आपने पढ़ा होगा कि हमारी पूरी इकोनॉमी की समस्या ही क्या है, चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए, किसके लिए किया जाए, एग्जेट्रा। तो यही प्रॉब्लम दोनों सेक्टर फेस करते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। ओके, तो 3 मेन फंक्शन होते हैं बजट के या फिस्कल, या जो स्टेट है हमारा, जो गवर्नमेंट, यहाँ पर स्टेट का मतलब ही गवर्नमेंट है। ओके, जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसके 3 मेन फंक्शन होते हैं। नेशनल बिल्डिंग फंक्शन, नेशन को क्रिएट करना, डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज़। कॉमर्शियल फंक्शन, देखो डिसइक्वालिटीज़ होती है ना, डिसइक्वालिटीज़ क्यों है, क्योंकि कोई तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसी के पास काम ही नहीं है। तो गवर्नमेंट भी कुछ फैक्ट्रीज़, कुछ कॉमर्शियल तरीके से ट्रेड स्टार्ट करती है जिससे इनकम को जनरेट किया जा सके। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया जा सके। तो कॉमर्शियल फंक्शन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो फोर्सेस पर खर्च करती है हमारी गवर्नमेंट। हमें देश को डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कॉमर्शियल काम, प्रॉफिट भी कमाना है एंड प्रोटेक्शन भी करना है। दीज 3 आर द मेन फंक्शंस ऑफ एनी स्टेट। किसी भी गवर्नमेंट, सरकार के ये 3 मेन काम होते हैं जो वो बजटरी या बजट से या अपने पब्लिक फाइनेंस से पूरा करने की कोशिश करती है। डन। नेक्स्ट, कैसे, किन चीज़ों को कंट्रोल कर कर गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस करती है? दीज आर द फैक्टर्स। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई चलाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश करती है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करती है गवर्नमेंट, कैसे, टैक्सेस लेकर, खुद बिजनेस करके, ताकि कंपटीशन को बैलेंस किया जा सके। पब्लिक फाइनेंस ऑपरेशंस, इन्फ्लुएंसिंग द न्यू प्रमोटर्स, जो न्यू प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स कौन, जो जिनके दिमाग में बिजनेस आइडियाज़ हैं, उनको प्रमोट करके। रेगुलेशन एंड कंट्रोल, जहाँ पर वो खुद कुछ नहीं कर सकती वहाँ रूल्स लगा देती है, कंट्रोल लगा देती है। ठीक है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जो पब्लिक सर्विसेज होती है लाइक बसेज हुई, ट्रेन हुई, सुलभ शौचालय वगैरह। यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमंस हमारे पास हैं उनको काम देकर उनको यूज़ करना। एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, जो बजट बनता है उसे हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, आर्थिक नियोजन। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ा रही है अपनी और पब्लिक फाइनेंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। ओके, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 2 तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, अभी हमने जो पीछे पढ़े ना उसी को बस डिवाइड कर दिया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट मेथड में क्या है? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपनी इंडस्ट्री खोल के, अपने कॉमर्शियल फील्ड में खुद आकर। इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जो इंस्टीट्यूशन में डेवलप करने की कोशिश है, जैसे सेबी है, सिडबी है, इन चीज़ों को या इन इंस्टीट्यूशंस को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो गवर्नमेंट है वो बैंक क्रिएट करे। जैसे सिडबी पहले बैंक नहीं था, अभी से बैंक बना दिया गया, लेकिन ये सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखेगा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल और ऑर्गेनाइजेशंस में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जो चेंज करने की ज़रूरत है दैट इज़ डन बाय गवर्नमेंट। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मोबिलिटी का मतलब होता है गति प्रदान करना।
गति प्रदान करना, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ नहीं हो पा रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट यूज़ करती है डायरेक्टली, कैसे, खुद ट्रेड करके, खुद इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करके एक्सेट्रा। तो ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन कैसे करेगी? मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बजट बनते हैं, प्राइस पॉलिसी गवर्नमेंट रखती है, फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बजट होता है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ क्या होता है? जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर टैक्सेस लगाए जाते हैं, दैट दोज आर कॉल्ड टैरिफ, ठीक है। हिंदी में भी टैरिफ ही बोलते हैं, टैरिफ। और नॉन टैरिफ क्या होते हैं? जो नॉन टैक्स बैरियर्स होते हैं। टैरिफ क्या है? जो इंटरनेशनल बिजनेस पर टैक्सेस लग रहे हैं। नॉन टैरिफ क्या है? जो इंटरनेशनल बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेस के अलावा और उपाय अपनाए जा रहे हैं, जैसे एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करना, उनको अवार्ड्स देना एक्सेट्रा। तो टैरिफ पॉलिसी से फाइनेंस क्रिएट होगा ना, या फाइनेंस कंट्रोल होगा, नॉन टैरिफ से तो होगा नहीं। सो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड से जिससे गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रही है, क्रिएट कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बढ़ा रही है एक्सेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हमने नाम से क्लियर है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, सोसाइटी के लिए जो एडवांटेज हो रहा है उसको मैक्सिमम करना, ठीक है। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, अभी पहले बात करी थी, डाल्टन ने दिया था। इन्होंने क्या बोला कि जैसे हमारे पास जो पैसे हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रही हूँ, मेरी, आपकी, किसी की भी, हमारे पास जो पैसे हैं उसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं दैट वी कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, हमें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। उसी तरह से जो गवर्नमेंट है उसको अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना चाहिए कि सोसाइटी का मैक्सिमम वेलफेयर हो सके। देखो, just like an individual seeks to maximize his satisfaction or welfare by the use of his resources, the state ought to maximize social advantage or benefit from the resources at its command। अभी जो बात करी वही है कि जिस तरह से इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन ढूंढता है या वेलफेयर ढूंढता है, स्टेट को, अभी बताया ना, स्टेट का मतलब भी गवर्नमेंट ही है, स्टेट को इस तरह से काम करना चाहिए कि जो रिसोर्सेज है उसके पास, उससे मैक्सिमम वेलफेयर हो सके सोसाइटी का। इट मे बी ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट, इसको मैक्सिमम सोशल बेनिफिट का प्रिंसिपल भी कहते हैं। और ए सी पिगो ने इसे द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर भी बोला है, ठीक है। इसकी दो अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या क्या हैं? इन्होंने, डाल्टन जी ने बोला कि भाई सिर्फ टैक्सेस हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट कहीं से पैसे अर्न नहीं कर रही है। द ओनली वे ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज़ टैक्सेस, नो गिफ्ट्स, नो लोन्स, नो फीस, ठीक है। और द स्टेट हैज़ नो सरप्लस और डेफिशिट बजट, ना तो सरप्लस बजट है ना डेफिशिट बजट है, ना इनकम ज़्यादा है ना एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, दोनों बराबर हैं। डन, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड टैक्सेस आर सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। जो खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, जो खर्चे हो रहे हैं उससे सोशल बेनिफिट, मार्जिनल सोशल बेनिफिट कम होगा, और जो टैक्सेस आ रहे हैं उससे कॉस्ट बढ़ेगी। समझ रहे हो? इन्होंने बोला कि जो एक्सपेंसेस कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, उससे जो है उससे सोशल बेनिफिट कम होगा, और जो टैक्सेस आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास उससे जो है कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। ऑब्वियस ही बात है, जनता जो है टैक्स पे करेगी तो उनके पास पैसा कम होगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे एक्सेट्रा, और जो खर्चे होंगे वो सोशल बेनिफिट को कम करेंगे क्योंकि सोशली खर्चे नहीं हो रहे हैं। डन। सो इसकी दो अजम्पशंस थी। क्या दो अजम्पशंस थी? कि सिर्फ टैक्स से ही इनकम हो रही है, और दूसरी अजम्पशन क्या थी कि जो एक्सपेंडिचर है वो सोशल बेनिफिट को कम कर रहे हैं, और जो टैक्सेस हैं वो मार्जिनल कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। डन।
ओके, सो ये 3 चीज़ें थी इसी में मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के प्रिंसिपल में। बोथ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन शुड बी कैरिड आउट अप टू सर्टेन लिमिट्स और नो मोर। टैक्सेस जो हैं और जो एक्सपेंसेस हैं वो एक लिमिट में होने चाहिए, ठीक है, ना टैक्स ज़्यादा होना चाहिए ना एक्सपेंसेस ज़्यादा होना चाहिए, एज बी डिस्कस्ड बिफोर कि दोनों बराबर है, ठीक है, ना सरप्लस है ना डेफिशिट है। पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी यूटिलाइज्ड अमंग द वेरियस यूजेस इज इन एन ऑप्टिमम मैनर। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट, तो एक्सपेंसेस इस तरह से यूटिलाइज होने चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ टैक्सेशन शुड बी so tapped that the aggregate sacrifice entailed is the maximum। टैक्स का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके होने चाहिए ताकि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जा सके और मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव किया जा सके। डन, ये 3 चीज़ें भी इन्होंने कही थी। ओके, तो ये ग्राफ इन्होंने दिया था, इन्होंने क्या दिया था देखो, इन्होंने कहा कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट कौन सा है। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट, जो बेनिफिट हो रहा है और जो सेक्रीफाइस हो रहा है दोनों बराबर हो। जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है और जो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है वो जहाँ मिलेंगे, that is the point of maximum social advantage। Done? Okay, we have done with प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। हमने पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने बात कर ली है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इट इज़ पब्लिक बजट। पब्लिक बजट को हम गवर्नमेंट बजट भी कहते हैं। अब गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? गवर्नमेंट बजट का 2 रीज़न है, एक देखने के लिए कि कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, हमारा संविधान का आर्टिकल नंबर 112 कहता है कि गवर्नमेंट हैज़ टू प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट। देखो कौन से आर्टिकल नंबर में, 112 में, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। कहाँ पर प्रेजेंट करना है उसे, पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में भी जो पैसों का मैटर है वो लोकसभा में पहले जाता है फिर राज्यसभा में जाता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट करना है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करेगा, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन एस्टिमेटेड, अगले साल का एस्टिमेशन होता है, पिछले साल का नहीं होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि जो गवर्नमेंट बजट है वो आने वाले साल का एक एस्टिमेशन होता है कि इतना पैसा हमारे पास आएगा और हम यहाँ खर्च करेंगे। Then is just a estimation of the following year, not the previous year। हमें ये नहीं दिखाना कि हमने ऐसा किया, हम करने क्या वाले हैं वो दिखाना होता है गवर्नमेंट बजट में। इसी पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, है ना। चलो, गवर्नमेंट बजट इज़ अ शेड्यूल ऑफ ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू रिसीव एंड प्लान टू एक्सपेंड ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, बजट में क्या क्या इंक्लूड होता है, फाइनेंशियल एक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल हमने क्या किया, अब इस साल हम क्या करने वाले हैं, और आने वाले साल में क्या एक्सपेक्टेशन है। पिछले साल क्या किया था, इस साल क्या हुआ, अगले साल क्या होने वाला है। ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं, बट इसका मेन अगर क्रक्स आपसे पूछा जाए तो फॉलोइंग ईयर का एक एस्टिमेशन होता है दैट व्हाट इज़ द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू डू। ओके, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करें तो ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर होते हैं इसमें। ये कोई अथॉरिटी बनाती है, हमारे यहाँ कौन बनाता है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री। इग्नोर द राइटिंग प्लीज़। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री बनाती है, ये पीरियोडिकली होता है, जनरली 1 ईयर का। एक प्रॉपर मैनर में बनाया जाता है कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाएगा और एक्सपेंसेस कैसे किए जाएंगे। ठीक है, बजट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस पर बनाया जाता है। रूल ऑफ लैप्स, इसका मतलब है जो फंड्स हैं उसे यूटिलाइज़ करने के बारे में इसमें दिया जाता है। ये एक रियलिस्टिक एस्टिमेशन होता है, काम चलाओ नहीं भाई हम 2 दिन में पुल बना के खड़ा कर देंगे, नहीं, एक रियलिस्टिक एस्टिमेशन होता है।
ये ग्रॉस या नेट किसी भी बेस पर हो सकता है, ये अकाउंट्स के फॉर्मेट में होता है, और ये डिपार्टमेंट के बेस पर होता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को इतना दे रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इतना दे रहे हैं, फूड डिपार्टमेंट को इतना दे रहे हैं, एक्सेट्रा। इस साल का बजट भी देख लेना। मैं इस साल के बजट के नोट्स आई विल सेंड ऑन टेलीग्राम, तो उधर चेक कर लेना, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, क्यों बनाना है हमें बजट, देखना तो पड़ेगा ना भाई क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या हम करना चाह रहे हैं, और पब्लिक को भी दिखाना पड़ता है, पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक के पास ही जा रहा होता है, तो पब्लिक को भी दिखाना पड़ता है। रिसोर्सेज का अलोकेशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। अभी मैंने बताया पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को उन्हें बताना पड़ता है कि भाई कैसे खर्चा किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट पॉलिसी का एक टूल है, ठीक है। ये एस्टिमेशन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ये इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसीज़। फिस्कल पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट अपने बजट में डिक्लेयर करती है। जैसे अभी कोरोना के काल में 200 करोड़ का बजट डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। अभी हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, कमेंट बॉक्स में बता देना, हाँ, ठीक है। बेसिस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक का कितना भला किया जा रहा है ये पता चलता है इससे। ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, गवर्नमेंट को आंसर करना होता है व्हाई दे आर डूइंग दिस, ठीक है। ये टूल है मैनेजमेंट का, किसका मैनेजमेंट, इकोनॉमी का मैनेजमेंट, कंट्री का मैनेजमेंट। इसलिए हम बनाते हैं गवर्नमेंट बजट, हम नहीं बनाते बजट, गवर्नमेंट बनाती है। सो गवर्नमेंट बजट में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट, ठीक है। रेवेन्यू बजट में वो चीज़ें आती हैं जो लेस देन 1 ईयर होंगी, जैसे टैक्स हो गया, देखो गिफ्ट्स, ग्रांट्स, एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंस एक्सपेंसेस, मेजर एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, मेजर सब्सिडीज़, पेंशंस एक्सेट्रा, जो एक साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट को पे करनी होती हैं, दैट आर रेवेन्यू बजट या रेवेन्यू का पार्ट बजट का, ठीक है। और कैपिटल बजट में वो चीज़ें आती हैं जो बार बार ऑकर नहीं होती, बार बार नहीं होती। जैसे देखो बोरोइंग, किसी से लोन लेना, रिकवरी, हमने किसी को लोन दिया था उससे वापस आना, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी एंटरप्राइज में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का शेयर्स हैं उसे बेच देना। इन्वेस्टमेंट का उल्टा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। स्मॉल सेविंग्स, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार ऑकर नहीं होती, हर साल या साल के बीच में या हर जल्दी जल्दी ऑकर नहीं होती। दोज आर कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल पेमेंट्स। और जो हर साल होती हैं या जल्दी जल्दी होती हैं, दोज आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स या रेवेन्यू पेमेंट्स। तो इसके दो पार्ट्स हैं, रेवेन्यू बजट और रेवेन्यू कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स आएंगी, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट आएंगी। दिस इज़ द क्विक रिवीजन, हाँ। तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, बजट बनता कैसे है हमारे इंडिया में, सॉरी फॉर दैट, बजट बनता कैसे है हमारे इंडिया में। तो सबसे पहले हमने क्लास में भी डिस्कस किया था पहले कि सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री हर एक डिपार्टमेंट को बोलती है कि आप पिछले 3 साल का डेटा, जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है वो बोलेगी हर डिपार्टमेंट को कि आप पिछले 3 साल का डेटा हमें बताओ कि कितना आपके पास इनकम था, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ ज़रूरत थी, कहाँ कहाँ कम पड़ गया एक्सेट्रा, ठीक है। फिर वो भेजेंगे, ठीक है। फिर फाइनेंशियल मिनिस्ट्री उन पर थोड़ा सा सोच विचार करेगी, ठीक है। सोच विचार करने के बाद मीटिंग होती है, देखो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले डेटा मांगा जाता है, डेटा मांगने के बाद उस पर सोचेगी, सोचेगी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री। उसके बाद मीटिंग होगी सारे मिनिस्टर्स की, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर एक्सेट्रा, सबकी, ठीक है। इस मीटिंग को लीड कौन करेगा, इस मीटिंग को लीड करेगा फाइनेंशियल मिनिस्टर। प्रेजेंटली
निर्मला सीतारमन, है ना, ऑनरेबल फाइनेंशियल मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन, ठीक है, वो उसको लीड करेगा उस मीटिंग को, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके पास मीटिंग में उनको बोला जाएगा 10 करोड़ चाहिए, नहीं हम 9 ही देंगे, 50 चाहिए, चलो तुम्हारा एजुकेशन हमें ज़्यादा बढ़ाना है, तुम 60 रखो, एक्सेट्रा। तो एलोकेशन होता है, ठीक है। उस कट मोशन के बाद में एक प्रपोज किया जाता है, बजट प्रपोज किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में बजट डाला जाएगा, फिर उस पर विचार किया जाएगा, एंड उसको एक्सेप्ट हुआ तो मान लिया जाएगा, वरना नहीं। तो इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले प्रिपरेशन होगी, 3 साल का डेटा मांगा जाएगा। वोटिंग ऑफ बजट होगा 28 फरवरी या 1 मार्च को। हर साल की 28 फरवरी या 1 मार्च को पर वोट होता है कि क्या ये सही है या नहीं। उसके बाद कट मोशंस, हर डिपार्टमेंट के पैसे काटे जाएंगे कि तुम्हें इतना चाहिए था, इतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल्स, जो कट मोशन हो गया, जो कट हो गया उसमें एडजस्टेड कर दिया जाता है, और फिर वो बिल लाया जाता है जिसको हम एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिक्लेयर होता है, ठीक है। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, जब एप्रोप्रिएशन बिल एक्सेप्ट हो जाएगा, तब सप्लीमेंट्री बजट और लाया जाता है। सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि हमें और टैक्सेस लगाने हैं। किस लिए लगाने हैं? क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये बेसिकली बिल यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। बिल एक्सेप्ट होने के बाद दूसरा बजट प्रेजेंट किया जाएगा जिसमें सिर्फ टैक्सेस की बात होगी, कोई नया टैक्स लगाना है तो उसकी, ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंट ग्रांट्स ड्यूरिंग द ईयर, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमें जो खर्चे हमने बोले थे या जो फंड हमने इस डिपार्टमेंट को दिए थे वो कम पड़ रहे हैं, तो वो एक्सिस ग्रांट्स की डिमांड कर सकता है फंड में से, जो फंड ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले 3 साल का डेटा मांगा जाएगा, उसके बाद डेटा आएगा, डेटा में से फिर वोटिंग होगी बजट पे मीटिंग में, ठीक है। यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है, फिर उसमें से कट मोशंस होंगे, बजट एलोकेटेड किया जाएगा, फिर फाइनल बजट प्रेजेंट किया जाएगा, फिर ये एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद सप्लीमेंट्री बजट आएगा, कोई नया टैक्स लगाना है उसके लिए, और फिर ग्रांट्स की डिमांड की जाएगी ड्यूरिंग द ईयर, अगर लगता है कि पैसे और चाहिए तब, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ बजट, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस्ड बजट एंड, यहाँ पे टी लगाना रह गया, एंड अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट में जो रेवेन्यू है वो खर्चे के बराबर है, जितनी इनकम है उतने एक्सपेंसेस है, बैलेंस्ड। अगर अनबैलेंस्ड है तो 2 तरह का हो सकता है, सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस में रेवेन्यू ज़्यादा होगा एक्सपेंसेस से, और डेफिसिट में एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे रेवेन्यू से। सिंपल, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर कुछ चाहिए तो, यार नोट करो, वो बेटर ऑप्शन है। ओके, तो ये क्विक था कि बजट इज़ अ रिटन एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ये तो पता ही है। बजटिंग क्या है? बजट बनाने के जो प्रोसेस है उसे बजटिंग कहते हैं। 4 तरह का होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग, ट्रेडिशनल बजटिंग, इंक्रीमेंटल बजटिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग की हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ट्रेडिशनल की बात करते हैं। ट्रेडिशनल में क्या है कि पिछले साल का जो बच गया या पिछले साल का जो खर्चा है वो भी हम इस साल की स्टार्टिंग में ऐड करते हैं। जैसे सपोज़ पिछले साल 100 करोड़ की इनकम थी और 90 करोड़ का खर्चा था, तो जो 10 करोड़ बच गया उससे ही, जैसे हम अकाउंट्स में करते हैं ओपनिंग बैलेंस करते हैं, तो इसमें ओपनिंग बैलेंस रखा जाता है ट्रेडिशनल बजटिंग में, ठीक है। इंक्रीमेंटल बजटिंग में हमेशा इंक्रीमेंटल दिखाया जाता है। देखो, in this year's budget is prepared by the making charges in the past year's budget कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन फैक्टर। जो पिछले साल का बजट था, जैसे अभी बात करिए, अगर 90 करोड़ का बजट था तो इस 90 करोड़ में इन्फ्लेशन रेट को और ऐड कर दिया जाएगा और इस साल का बजट बना दिया जाएगा। ट्रेडिशनल में क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस रखा जाता है। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में पहले एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं कि क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कितना खर्चा आ रहा है, फिर हम बजट बनाते हैं, ठीक है। बजट बाद में बनाया जाता है। लेकिन जीरो बेस बजटिंग को शॉर्ट में बता देती हूँ यहाँ पे। जीरो बेस बजटिंग क्या है कि हर साल ज़ीरो से शुरू करेंगे ताकि उस साल का सही एस्टिमेशन हम लगा सकें कि भाई अगर 100 करोड़ इनकम थी, 90 करोड़ एक्सपेंसेस थे, 10 करोड़ बच गया, पिछले साल से कोई मतलब नहीं है, इस साल का स्टार्टिंग हम करेंगे इसी साल के इनकम से, 100 से, हम इसको 110 नहीं करेंगे,
इस 10 को यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। Zero based budgeting method is commonly used by many organizations, government. The current year's budget prepared begin from scratch without considering the budget of the previous year. पिछले साल से के बजट से हमें कोई मतलब नहीं है, इस साल का डेटा हमारे पास ज़ीरो है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फॉर एवरी फाइनेंशियल पीरियड अ न्यू बजट इज़ प्रिपेयर्ड टू टेक द बेस एज ज़ीरो। ज़ीरो को बेस मानकर हर साल का बजट बनाया जाता है। डन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बजटरी डेफिशिट, बहुत सारे बजटरी डेफिशिट्स होते हैं, ठीक है। इसके आप बेसिकली आपने फार्मूलाज याद रखने हैं। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, प्राइमरी डेफिशिट। प्राइमरी डेफिशिट जितना ज़्यादा होता है गवर्नमेंट के लिए उतना ही अच्छा होता है। प्राइमरी देखो, बजटरी डेफिशिट क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। जो भी डिफरेंस आया वो बजटरी डेफिशिट। रेवेन्यू डेफिशिट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिट क्या है, सिर्फ रेवेन्यू डेफिशिट में से हम ग्रांट्स और हटा देते हैं। रेवेन्यू डेफिशिट में से ग्रांट्स हटा देंगे तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिट। फिस्कल डेफिशिट, टोटल एक्सपेंसेस माइनस जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं और नॉन डेट्स कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। डेट के अलावा जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स को जब हम एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे दैट इज़ फिस्कल डेफिशिट। प्राइमरी डेफिशिट क्या है, फिस्कल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और मॉनेटाइज्ड डेफिशिट क्या है, गवर्नमेंट बोरिंग फ्रॉम इंडिया, गवर्नमेंट बोरिंग फ्रॉम द आरबीआई। गवर्नमेंट ने आरबीआई से जितना भी पैसा लिया है, ऐसा ध्यान रखना, गवर्नमेंट जो आरबीआई है वो मनी छापता है, तो गवर्नमेंट जितना पैसा लेगी उससे आरबीआई से दैट इज़ मॉनेटाइज्ड डेफिशिट, ठीक है। प्राइमरी डेफिशिट क्या है, फिस्कल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और फिस्कल डेफिशिट क्या है, टोटल एक्सपेंसेस में से जब रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स कौन से, नॉन डेट, डेट के अलावा जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, एसेट्स बेचने से हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट से हो गया, किसी से भी हो गया, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिट माइनस ग्रांट्स। एंड रेवेन्यू डेफिशिट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंसेस। बजटरी डेफिशिट क्या है, बजट का डेफिशिट जो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके। ये बेसिकली फॉर्मूलाज हैं, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर क्या है, ये हमें बताता है कि जो टैक्सेस बढ़ाए हैं गवर्नमेंट ने उसका प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ा है। तो द बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर मेजर्स द चेंज इन एग्रीगेट प्रोडक्शन ट्रिगर्ड बाय एन ऑटोनॉमस चेंज इन द गवर्नमेंट टैक्सेस। इसका ये फॉर्मूला है जो आपने ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकते हैं। चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंसेस, ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लायर KB, ओके। डेफिशिट फाइनेंसिंग, सो रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी हमने क्या क्या कर लिया वो एक बार देख लेते हैं फटाफट से। व्हाट डज द मीन पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, किन 3 चीज़ों को बेस बनाकर पब्लिक फाइनेंस किया जाता है, ये डेफिनेशंस थी। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, कुछ डेफिनेशंस हैं पब्लिक फाइनेंस की ही ये भी, लेकिन आपने इसमें बुक्स भी याद रखनी है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, फेडरल फाइनेंस, प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़, 3 बजटरी फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट या पब्लिक एक्सेट्रा, ठीक है। कैसे कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स गवर्नमेंट के एफर्ट्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एडवांटेज, इसकी अजम्पशन, इसका मीनिंग डाल्टन ने दिया था, ये ध्यान रखना है। 3 इसकी रिक्वायरमेंट्स, और ये ग्राफ। गवर्नमेंट बजट के बारे में बात कर ली, ठीक है। और बजट के डेफिशिट्स, जो अलग अलग तरह के डेफिशिट्स होते हैं उनके बारे में बात कर ली। सो आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो आप मुझे बता दीजिएगा। एंड एनी अदर टॉपिक जो मुझे मिस हो गया है वो बता सकते हो। अभी एक और वीडियो इसका आएगा, तो रेस्ट वी विल डू इन दैट, ओके। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।